भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हालचाल? बढ़िया है सबके? वेरी नाइस। भाई सबको पहले तो ये जो लेक्चर रखा गया है चैप्टर 3 का बैकअप लेक्चर कह सकते हो, फास्ट ट्रैक लेक्चर कह सकते हो, एक्स्ट्रा लेक्चर कह सकते हो, जो कह रहे कह सकते हो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी आर गोइंग टू लुक एट चैप्टर 3 वंस अगेन। एंड जो भी शायद कोई कंसेप्ट मिस हो गया होगा या जो भी कुछ हुआ होगा, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, कोई भी चीज हो, तो वो वापस एक बार देखना अच्छा रहता है। यू कैन कॉल इट अ रिवीजन लेक्चर ऑल्सो। Chapter 3 is motion in a straight line, part of a very big idea, which is called mechanics. And mechanics में ये जो थर्ड और फोर्थ चैप्टर है, they deal with what is called kinematics, chapters 3 and 4, and dynamics जो है, that is chapters 5 and 6. तो इस तरह ये चैप्टर्स काइनेमैटिक्स हैं, जिनमें हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोशन चेक करेंगे। और डायनामिक्स में वी आर गोइंग टू लुक एट फोर्सेस, मोमेंटा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस आइडिया की शुरुआत हम करते हैं द आइडिया ऑफ अ पार्टिकल। नाउ व्हाट इज अ पार्टिकल? हम इस चैप्टर से शुरू करके बहुत सी चीजों को वी हैव अ पार्टिकल, वी हैव अ पार्टिकल, तो क्या हर बार तुम एक छोटी सी चीज को पकड़ के ही मोशन करवाओगे क्या? नहीं, ऐसे जरूरत नहीं है। So what exactly is a particle? If I go to define it, it is a point-sized object which has some mass. So a point-sized object having mass. तो ऑफ कोर्स यार कोई हर बार पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट लेके थोड़ी एक्सपेरिमेंट करने वाला। तो अब जैसे कोई बंदा चल रहा है या कोई गाड़ी चल रही है, तो हर बार उसको पार्टिकल थोड़ी बोला जाएगा, पार्टिकल तो छोटा सा होता है। बट इन मैकेनिक्स अगर कोई बॉडी, सपोज मैं चल रहा हूं, इफ आई एम वॉकिंग विद अ सर्टेन स्पीड, लेट अस से 5 मीटर पर सेकेंड, तो डोंट यू अग्री ऑल पार्ट्स ऑफ माई बॉडी आर मूविंग विद द सेम स्पीड? यस दे आर। अगर कोई गाड़ी चल रही है विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, डोंट यू अग्री उस गाड़ी के सारे पार्ट्स जो भी हैं वो सब उसी स्पीड पे, उसी दिशा में आगे बढ़ रहे? यस सर। So in such cases, we can term those bodies as particles. So if all parts of a huge body move with the same speed, then such a body is called a particle. तो हम जब भी कोई कहें कि देयर इज अ पार्टिकल व्हिच इज मूविंग विद दिस स्पीड, देयर इज अ पार्टिकल व्हिच इज मूविंग विद दिस स्पीड, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा एक बहुत छोटा बॉडी पकड़ के चल रहा हूं ना, बड़ा बॉडी भी हो सकता है। बस इंपॉर्टेंट यही है कि वो बड़ा बॉडी है, उसको बहुत सारे पार्ट्स कंसीडर करने की जरूरत नहीं, तुम उसको एक कंसीडर बॉडी पार्टिकल की तरह ही कर सकते हो। ये बंदा है और वो चल रहा है विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, तो उसके सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं सब सेम स्पीड पे चल रहे हैं, तो यू कैन कंसीडर दिस बॉडी लाइक दिस। बन गया पार्टिकल। ये गड्डी है, मैं बहुत बार इसी गड्डियों के साथ एक्सपेरिमेंट करता हूं, और ये गड्डी चली जा रही है, गड्डी जानी है, छलांगा मार दी 40 किलोमीटर पर आवर। तो क्योंकि इस गाड़ी के सारे पुर्जे सेम स्पीड पे चले जा रहे हैं, तो यू कैन अप्रोक्सीमेट इट लाइक दिस। ये है गड्डी। तुमको गड्डी के सारे अलग पार्ट्स अलग अलग कंसिडर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पार्टिकल कंसेप्ट। देन वी गो ऑन टू मोशन। मोशन क्या होता है? जब भी कोई बॉडी अपना पोजीशन विथ टाइम चेंज कर लेता है, दैट पर्टिकुलर आइडिया इज कॉल्ड मोशन। अभी फिलहाल मैं यहां हूं, अगर थोड़ी देर बाद भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं मैं यहीं पे खड़ा हूं, हैज माई पोजिशन चेंज्ड? नो। बट सपोज कीजिए पहले मैं यहां खड़ा हूं, थोड़ी देर बाद यहां आके खड़ा हो गया, डू यू अग्री देयर हैज बीन अ चेंज इन पोजीशन ऑफ माय बॉडी? तो आई हैव अंडरगॉन मोशन। सो मैंने क्या परफॉर्म कर लिया है? मोशन परफॉर्म कर लिया है। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। जब भी कोई बॉडी के पोजीशन में चेंज आता है, तो दैट बॉडी, दैट पार्टिकल इज परफॉर्मिंग मोशन। अब मोशन जो है उसको डिफाइन करना है, वो कर लिया। मोशन को मेजर करना है अब, तो मेजर करने के लिए
one of my favorite ideas. You know, we have a three-dimensional Cartesian coordinate system. I hope you remember this. This is a three-dimensional Cartesian coordinate system. This is x, this is y, and आपकी तरफ जो आ रहा है that is z. Alright, so measure करने के लिए we have a three-dimensional 3D Cartesian coordinate system. एक छोटा सा रफ डायग्राम बना रहा हूं आपके लिए. वाह, दिस इज x इस तरफ, ये y और ये z. एक्चुअली ये बाहर की तरफ आ रहा है, बट बिकॉज दिस बोर्ड इज टू डायमेंशनल तो मैं थ्री डायमेंशनल एक्सिस इसी तरह बनाऊंगा. यू कैन सी ये तीनों जहां मिल रहे हैं चुपके चुपके, दैट इज माई आइडियल रेफरेंस पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड द ओरिजिन. सो पॉइंट O जो है ओरिजिन, इट इज माई आइडियल रेफरेंस पॉइंट. मैं सारी मेजरमेंट्स को इसी पॉइंट से कंसिडर करके चलने वाला हूं. ओके, ऑल माय मेजरमेंट्स आर गोइंग टू बी टेकन विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट. लेट अस से, यू नो, आई एम गिविंग यू अ साइन ऑफ थिंग्स टू कम. सपोज जब तुमने ऑब्जर्व करना शुरू किया तो पार्टिकल P पे था. लेट अस से एट टाइम t इक्वल टू t1 एंड उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1. ओके, when you started observing at t equal to t1, you saw the particle at point P जिसके कोऑर्डिनेट्स थे x का कोऑर्डिनेट x1, y का कोऑर्डिनेट y1, z का कोऑर्डिनेट z1. थोड़ी देर बाद जब आपने ऑब्जर्व किया तो पार्टिकल यहां आ गया था. क्यों? at t equal to t2 एंड उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्या ये दोनों कोऑर्डिनेट्स अलग अलग हैं? जी हां. क्या ये दोनों कोऑर्डिनेट्स अलग अलग हैं? हां. तो इसका मतलब है बॉडी ने मोशन परफॉर्म किया है. बराबर, बिकॉज द कोऑर्डिनेट्स हैव चेंज विद टाइम, you can say that the body, the particle has performed motion, has undergone motion. And so as coordinates change with time, particle has performed motion, has undergone motion. अगर दो कोऑर्डिनेट सेम रहते हैं और सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो we can say that the body is moving in one dimension. If only one coordinate changes with time, we say the body is moving in one dimension. It is moving in a straight line, and that is our main concern. If only one coordinate changes with time, it is called motion in 1D or motion in a straight line. It is motion in 1D or straight line. फॉर एग्जाम्पल, यू नो, ये इमेजिन करो ना, तुम स्कूटर चला रहे हो, रास्ते पे कहीं टर्न वन नहीं मारना है, सीधे रास्ते पे चले जा रहे हो. इजंट ओनली द एक्स कोऑर्डिनेट चेंजिंग विद टाइम? हाँ जी. तो आप वॉक करते हो सपोज एक सीधे रास्ते पे, तो भी वही है. सो ऑल मोशन, चाहे व्हीकल्स का हो चाहे तुम्हारा हो, इफ इट इज हैपनिंग ओनली ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इट इज कॉल्ड मोशन इन 1D. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन वॉकिंग on a road, a scooter moving on a straight line, all these are walking motion in 1D. अगर दो कोऑर्डिनेट्स चेंज विद टाइम होते हैं तो इट इज मोशन इन 2D, एंड अगर तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं विद टाइम देन इट इज मोशन इन 3 डायमेंशंस. हमको फिलहाल 2D और 3D का दरकार नहीं है. हमको इस चैप्टर में सीधे एक ही दिशा में चलने वाले बॉडी का मोशन देखना है. क्या उसके आइडियाज हैं, क्या डिस्प्लेसमेंट है, क्या वेलोसिटी, वो सब देखना है. मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. सो आई थिंक दिस इज द आइडिया फ्रॉम वेयर वी बिगिन. एंड अब मैं अपनी इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिफाइन करना शुरू करूंगा. सबसे इंपॉर्टेंट दो टर्म्स, इफ यू रिमेंबर, कौन सी दो टर्म्स भाई? इन दो टर्म्स ने तो हमारा, वेरी गुड, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट. क्या बात है, क्या बात है. अगर ये, मैंने देखा, अगर ये फंडा आपका सही बैठ जाता है ना, तो फिर आगे की हर चीज जो है वो अपने अच्छी तरीके से आगे बढ़ जाती है. यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रॉपर्ली. सो वी स्टार्ट द डिस्कशन
with two terms, path length and displacement. Before we go on to numericals and start looking at path length and displacement in terms of problems, we'll have to first conceptually understand what exactly are path length and displacement. So let me define path length. The total distance, remember, traveled by a particle या body, traveled by a body in a given time interval. भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि तुम टाइम इंटरवल को भी कंसिडर करना. ऐसा नहीं कि टोटल डिस्टेंस बोल दिया टोटल मार लो. अबे कौन से टाइम इंटरवल तक देखने का है वो भी तो जरूरी है. सो इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड पाथ लेंथ. ये हो गया पाथ लेंथ का डेफिनेशन. एंड डिस्प्लेसमेंट के एक्चुअली दो डेफिनेशन है. द चेंज इन पोजिशन ऑफ अ बॉडी इन गिवन टाइम इंटरवल, ये एक डेफिनेशन है. और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशंस इन द, अब इनिशियल और फाइनल आ गया मतलब तुम्हारा टाइम इंटरवल तो आ ही गया है. पोजिशंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन गिवन टाइम इंटरवल इज पाथ लेंथ and change in position या shortest distance between initial and final positions is called displacement. Let me take one small example and let us clear stuff. Suppose कोई बॉडी शुरू होता है A से, let us say at time t equal to 0, चलता जाता है let us say 3 मीटर कवर करता है और पहुंचता है B पे in time t equal to t1. वहां से नीचे उतरता है और पहुंचता है C पे एट टाइम t इक्वल टू t2, thus कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर. ओके, मैंने ये बता दिया आपको पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट. ये टोटल डिस्टेंस है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, याद रखिएगा. पर है दोनों डिस्टेंस ही, तो इन दोनों का ऐसा यूनिट मीटर ही होता है. ओके, नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द पाथ लेंथ, you will not give me the answer immediately. No, you will first ask me, sir, which time interval do you want to consider? उससे पहले तो पाथ लेंथ कितनी सारी चीजें, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया. तो सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट, सर टाइम इंटरवल कौन सा लेना चाहोगे आप? तो जब मैं आपको टाइम इंटरवल बताऊंगा तब जाके आपका ये आंसर करेक्ट होने का चांस बैठेगा, तभी आप ये आंसर दे पाओगे. सो लेट मी पुट द आइडिया. पाथ लेंथ फ्रॉम 0 टू t2, मतलब अब आपको समझ में आ गया कि मुझे 0 से कंसिडर करके t1 तक आना है और t1 के बाद में मेरा फाइनल पड़ाव, मेरा फाइनल डेस्टिनेशन t2 होने वाला है, क्योंकि माई टाइम इंटरवल इज फ्रॉम 0 टू t2. तो इस दरमियान टोटल कितना चला बंदा? डोंट यू अग्री? ए बी गया, फिर बी सी, सो इट इज ए बी प्लस बी सी विच इज 3 प्लस 4 विच इज 7 मीटर. ग्रेट, लवली. अब मैं आपसे पूछता हूं डिस्प्लेसमेंट, पर अभी भी मैंने टाइम इंटरवल बताया नहीं है, इसलिए उछलना मत. टाइम इंटरवल इज फ्रॉम 0 टू t2 अगेन. तो भाई देखने वाली बाबत हो गई. ये आपका इनिशियल पोजीशन हुआ. डिस्प्लेसमेंट में सबसे पहले इनिशियल पोजीशन देखते हैं, तो ये अपना इनिशियल है फिलहाल के लिए, और t2 मेरा फाइनल है. t2 एंड इनिशियल और फाइनल मिल जाने पर उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखने के लिए लाइन मारना जरूरी है. तो आओ मारे लाइन. इनिशियल और फाइनल दोनों के बीच में मारी है मैंने लाइन. सो डोंट यू अग्री, दिस लाइन इज योर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू t2. दिस इज AC. So your displacement from 0 to t2 is this line AC. And now I don't need to tell you, AC is the Pythagorean hypotenuse of AB and BC. So AC is root of, no marks for
the right answer because it is as easy as it gets. 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, एंड एवरीबडी नोज 3 और 4 की पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 5. So very good. So your displacement from 0 to T2 is 5 meter. So जब भी path length या displacement कोई भी बात आए तो हमेशा don't blurt out the answer immediately. Take a moment, find out कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक बताया गया है, पूछा गया है. फॉर एग्जाम्पल अगर अब मैं पाथ लेंथ पूछूं आपसे फ्रॉम 0 टू T1, डोंट यू अग्री आपका पाथ लेंथ का आंसर फ्रॉम 0 टू T1 will be different from the answer from 0 to T2? Yes, क्योंकि टाइम बदल गया, और टाइम बदल जाने से वो आइडिया भी बदल गया. कैन आई टेक दिस मच ऑफ पीपल? कैन आई डू दैट? आई होप यू रिटन थिंग्स डाउन. ओके, सो याद रखिएगा पाथ लेंथ इज टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल. अब कोई मुझसे पूछता ये भी है कि सर आपने दूसरा डेफिनेशन लिखा था कि चेंज इन पोजीशन, वो कब यूज करेंगे? जब आपको बॉडी का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सम कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया हो तब आप वो पहला वाला डेफिनेशन यूज करेंगे. डोंट वरी, मैं करके बताऊंगा आपको. फिलहाल पहले जो हम कर रहे हैं वो तो देख ले. पाथ लेंथ फ्रॉम 0 टू T1, आई विल गेट ओवर विद दिस. 0 से T1 का पाथ लेंथ कितना है? ये भी कितना हो गया? 3 मीटर. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहता हूं फ्रॉम 0 टू T1. सर 0 से T1, 0 इनिशियल पोजीशन हो गया, B T इक्वल टू T1 पे फाइनल पोजीशन हो गया. भाई इनिशियल और फाइनल के बीच में लाइन तो सर आपने मारी हुई है, वो AB ही है. सो ये भी AB हो गया 3 मीटर. सो इसको देख के अगर आप ये सोच रहे हैं कि पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट हमेशा अलग अलग होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है. अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन हुआ है तो पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट बहुत से सिचुएशंस में सेम ही होते हैं. अच्छा, कभी कभी अलग भी हो जाते हैं. अब जैसे यहां अलग है, एक और आइडिया लूं, अलग है वो. सपोज कीजिए बॉडी यहां से यहां तक पहुंचा T1 पे, यहां से यहां तक आया T2 पे, और अब यहां चलते हुए उसको घर जाने की जल्दी आ गई तो यहां पहुंचा T इक्वल टू T3 पे. A से B, B से C और C से इस रास्ते A. जर्नी कंप्लीट हो चुकी है. 0 से शुरू किया, T1 पे गया, T1 से T2, T2 से इस रास्ते T3 और घर आ गया, शांति से बैठ गया. सो अगर तुमसे कोई पूछे पाथ लेंथ फॉर होल जर्नी, होल जर्नी मीन्स A to B, B to C, C to A, A to B, B to C and C to A. It will be as easy as it gets. AB plus BC plus CA. Isn't that correct? So how much is that? 3 plus 4 plus 5. How much is it going to be? 12 meter. And supposing I ask you displacement for whole journey. My God. How does that work out? Because तुम्हारा जब भी तुम देखोगे तब यही देखोगे भाई इनिशियल पोजीशन कौन सा है, तो इनिशियल पोजीशन A है, वहां से B पे गया, B से C गया और C से फाइनली A पे आया. तो फाइनल पोजीशन भी तो A ही है ना. इनिशियल और फाइनल पोजीशंस दोनों सेम पॉइंट है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल? 0. सो 0 मीटर इज योर आंसर. दिस शोज कि पाथ लेंथ कभी 0 नहीं हो सकता. पाथ लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है. टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं. टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कभी 0 हो सकता है? तुम बोलोगे सर अगर बंदा नहीं चलेगा तो 0 होगा. वो तो है ही, नहीं चलेगा तो बात ही क्यों कर रहे हैं, पर बंदा चल रहा है. सो पाथ लेंथ कैन नेवर बी 0 और नेगेटिव. पाथ लेंथ कैन ओनली बी पॉजिटिव, जबकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन ऑल्सो बी 0. याद रखिएगा. अब तुम बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगा? भाई जब मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे खेलूंगा तब जाके डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होने का चांस बन जाता. आओ एक आध एग्जांपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही ले लेते हैं. इज दिस अग्रीएबल? ये समझ में आ गई बात? कोई शक? ओके.
डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ को और ज्यादा अच्छी तरह समझने के लिए मैंने एक्स एक्सिस बना लिया है. नाउ आई एम लुकिंग एट द एक्स एक्सिस. ये ओरिजिन है, इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है. यू वेरी वेल नो. मैंने एक्सिस पे 4 पॉइंट मार्क किए ओरिजिन को इंक्लूड करके. ओरिजिन पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट है Q विच इज 240 मीटर, फिर है P 360 मीटर, और एक है R विच इज -120 मीटर. माइनस क्योंकि वो इस तरफ है. ओके, नाउ मैंने नीचे टाइम इंटरवल्स भी लिखे हैं. ये t इक्वल टू 0 है, t1 है, t2 है, t3 है. इस टाइम इंटरवल को देख करके व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, बॉडी कहां से कहां जा रहा है? तुमको यह समझ में आता है सबसे पहले t इक्वल टू 0 जब मैं ऑब्जर्वेशन शुरू करता हूं, द पार्टिकल इज एट द ओरिजिन. उसके बाद वो इस दिशा में चल रहा है, यों जा रहा है, एंड t1 पे वो पहुंचता है पॉइंट P पे. मेरा पहला पड़ाव 0 के बाद है t1 जो है पॉइंट P. उसके बाद वो रिटर्न मारता है, आपने देखा t2 यहां पे, वो P से Q पे आता है t इक्वल टू t2 पे, एंड वहां रुकता नहीं है, वहां से आगे बढ़ता है और t इक्वल टू t3 पे इट फाइनली रीचेस पॉइंट R. डू यू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स? O से P गया, P से Q आया, और Q से फिर R आया. ये T1, ये T2, ये T3. इज दिस अंडरस्टैंडेबल? ओके, तो अब पहला प्रश्न, फाइंड द पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू T2. पहला क्वेश्चन, हमको दोनों ही केस में पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है. मेरा पहला पड़ाव है, पहला टाइम इंटरवल है फ्रॉम 0 टू T2. इसका मतलब क्या? ये t इक्वल टू 0 है. मैं पहले पाथ लेंथ की बात करूंगा. वहां से t1 तक जाना है, t1 के बाद ही t2 तक आ सकते हैं ना. सो टोटल कितना चला होगा? टिक टुक टिक टुक टिक टुक टिक टुक टिक टुक P तक आया, फिर टुक 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 करके Q तक आया. डू यू अग्री? O से जर्नी शुरू होगी मेरी टुक 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 P तक, और P से टुक 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 Q तक. Q तक मेरी जर्नी खत्म हो जाएगी. इज दिस अग्रीएबल पीपल? कोई शक? सो माई टोटल डिस्टेंस फ्रॉम 0 टू T2, OP 0 से T1 वाला प्लस PQ अग्रीएबल है. O से P तक और फिर PQ. सो OP प्लस PQ. भाई कंसेप्ट आ गया है समझ में, तो मेजरमेंट भी आ ही जाएगी. ये O से P कितना डिस्टेंस है? 360. अब अगर PQ कोई सोचेगा तो गलती से 240 ना ले ले भाई, केयरफुल. P जो है वो 360 है, Q जो है वो 240 है, तो कितना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस कितना है भाई? Isn't this 360 minus 240? बराबर. सो कितना है वो? 120. Are you getting what I'm trying to say? कोई शक? आपको ये पता चला नहीं 120 कैसे आया? सपोज कीजिए ये ऐसा होता है एक्स एक्सिस, ये O है, ये है पॉइंट P, लेट अस से डिस्टेंस है 3 मीटर, ये है पॉइंट Q, डिस्टेंस है 6 मीटर या 7 मीटर. तो यहां से इतना डिस्टेंस कितना होगा? विंट इट बी 7 माइनस 3, बराबर है ना? इतना डिस्टेंस होगा 7 माइनस 3. उसी तरह इतना डिस्टेंस है 360 माइनस 240 विच इज 120. तो ये हो गया आपका पाथ लेंथ. अब डिस्प्लेसमेंट, नाउ दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. डिस्प्लेसमेंट के लिए अब मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला फंडा नहीं लूंगा, मैं लूंगा चेंज इन पोजीशन. डिस्प्लेसमेंट अब क्योंकि अब कोऑर्डिनेट सिस्टम आ चुका है, तो इट इज चेंज इन पोजीशन विच इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. I tend to represent it as x2 final position minus x1.
ये पहली बार हम इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फाइनल पोजीशन को मैं x2 लिखता हूं, इनिशियल पोजीशन को x1 लिखता हूं। भाई ये इनकी वैल्यूज पुट अप करने के लिए मुझे डायग्राम पे जाना पड़ेगा। मेरा टाइम इंटरवल क्या है 0 to t2, तो 0 इज गोइंग टू बी माय इनिशियल पोजीशन, सो ये है मेरा इनिशियल पोजीशन। एंड टिट्टू कहां है भाई, यहां है, तो ये है मेरा फाइनल पोजीशन। सो हियर ध्यान से देखिएगा, x1 इनिशियल पोजीशन। कोई मुझे बता सकता है इनिशियल क्या है? ओरिजिन 0 एंड x2 फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कौन सा पॉइंट है? Q पे x की वैल्यू कितनी है? 240। वाह, x1 भी मिल चुका, x2 भी मिल चुका, एंड एज अ रिजल्ट मेरा डिस्प्लेसमेंट भी रेडी है, विच इज 240 minus 0, isn't it? 240 मीटर। व्हाट से? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? कोई शक? वेरी गुड। अच्छा, मैं एक आपको करने को देता हूं, चलो ये बात समझ में आ गई? एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम? नो। कैन आई टेक दिस ऑफ? देख लिया? ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट। ध्यान से देखना, जरा भी जल्दबाजी करी ना, जल्दी का काम शैतान का है, वो गलती करवा देगा। फिजिक्स में तो बहुत बहुत भारी पड़ता है, अगर धमाधमी मचा दी फुकट में। तो मैंने पहला वाला खत्म कर दिया, तो पहले वाले के पैरामीटर्स भी उड़ा देता हूं। अब ध्यान नाल, माय सेकेंड इंटरवल फ्रॉम 0 to t3। चल भैया, दे भैया छूटे लगान। सबसे पहले पाथ लेंथ। पाथ लेंथ क्या होता है भाई साहब? टोटल डिस्टेंस। हमेशा लिख देता हूं, अच्छा रहता है। एनीबॉडी 0 से t3 तक का पढ़ाओ। कोई मुझे बताएगा पाथ लेंथ क्या होगा, टोटल डिस्टेंस? सबसे पहले तो समझो क्या हो रहा है। ये शुरू यहां से करना है 0 से, यहां से t1 तक आया, t1 से t2 तक आया, और यहां से फिर यहां तक आया, t3 तक मेरा खत्म हो जाना है। सो पाथ लेंथ इज गोइंग टू बी OP प्लस PQ प्लस QR। क्या बात! इज दिस एब्सोल्यूटली एग्रीएबल, एक्सेप्टेबल, अंडरस्टैंडेबल, डूएबल? ओके। OP कितना है? टोटल 360 है जी। PQ कितना? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसका हिसाब किताब निकाला था, 120। वेरी गुड। एंड QR कितना होगा? कोई बोलेगा सर 240 minus 120 कर दो, क्या खेल खत्म। ना, यहां से यहां तक का कितना है? 240 है ना, यहां से यहां तक का, और यहां से यहां तक का कितना है? 120। So QR is total 240 plus 120. Are you absolutely understanding whatever I am doing here? ठीक है? कोई शक है इसमें किसी को? People, tell me. Talk to me. No शक? Very good. So OP हो गया 360, PQ हो गया 120, QR हो गया 240, और OR हो गया 120. So 360 plus 360, that's 720, 720 plus 120, 840. But let me tell you, displacement is going to be much more exciting. Change in position, which is final minus initial. एंड जब भी मैं फाइनल माइनस इनिशियल लिखता हूं ना, मेरे को इससे कतई फर्क नहीं पड़ता कि बॉडी कैसे जा रहा है कैसे नहीं जा रहा है। नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे सिर्फ ये देखना है भाई इनिशियल कितना है? 0, तो मेरा टाइम इंटरवल 0 पे बॉडी कहां है? यहां है। फाइनल क्या है? t3 पे बॉडी कहां है? यहां है। खेल खलास। बॉडी के साथ रास्ते में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एज अ रिजल्ट अब x2 और x1
भाई x1 क्या है? इनिशियल ओ, वेरी गुड। x2 कितना है? फाइनल, वेरी गुड। एकदम क्लीन ट्रैक माइंड रखने का, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सोचम साची करने का नहीं, सोचना अलाउड ही नहीं है। x2 माइनस 120, x1 0, खेल खलास। इज दिस एब्सोल्युटली गुड पीपल? ओके, डायग्राम को ऐसे ही रख रहा हूं मैं। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा था। प्लीज ये मत बोलना कि सर डायग्राम क्यों रखा, क्योंकि जो एग्जांपल लेने वाला हूं उसमें ये डायग्राम काफी कारगर सिद्ध होगा। एवरेज स्पीड, भाई अब हम पाथ लेंथ वगैरह डिस्प्लेसमेंट वगैरह में टाइम का फंडा ऐड करने वाले हैं, एंड दैट इज व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सो द टोटल एवरेज स्पीड इज व्हाट? द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल per unit time interval is called average speed. तो total distance traveled upon time taken is average speed. Total distance, अच्छा तुम path length लिखना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, फाइनली तो it translates to the same thing, path length upon time interval या time taken, which is also same as total distance traveled upon टाइम टेकन। सो एवरेज स्पीड, आप एवरेज स्पीड को इस तरह भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, यू नो ये एवरेज सिग्निफाई करता है, ये एवरेज ब्रैकेट है। सो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टाइम टेकन। इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। कभी कभी गाड़ियों में किलोमीटर पर आवर में भी होता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, उसका भी कन्वर्जन देखेंगे। And then we go on to average velocity. The difference between average speed and average velocity is the same as the difference between path length and displacement. So average velocity, if average speed is path length upon time, average velocity is displacement upon time. As simple as it looks. एंड डिस्प्लेसमेंट तो तुम जानते ही हो, चेंज इन पोजीशन। जगह की तंगी की वजह से धमाधमी मचा रहा हूं। एंड चेंज इन पोजीशन इज व्हाट? अच्छा, एवरेज वेलोसिटी को ऐसे वी बार भी लिख सकते हैं, यू नो एवरेज वी बार, या ये वाला नहीं करके सिर्फ ऐसा लिखना है तो भी लिख सकते हैं, इट्स योर विश। बस फर्क दिखना चाहिए इन दोनों में कि भाई ये ला रहे, नहीं तो यूजुअली तो मैं लेफ्ट में एवरेज वेलोसिटी ही लिखता हूं, upon t2 minus t1. Initial position, x2 is final position. We remember change in position is final minus initial over final time minus initial time. If you want to, you know, move it further, you can also write x2 minus x1 as delta x and t2 minus t1 as delta t. भाई इसको मैंने ब्लू में लिखा है, reason, this is going to be a very important factor when we go on to do instantaneous speed and instantaneous velocities. So v bar is delta x by delta t. हमेशा याद रखना delta represents change. So delta का मतलब होता है change. जहां पे भी delta दिखाई दे इसका मतलब कुछ ना कुछ change हो रहा है। delta x मतलब change in position, delta t मतलब change in time. So v bar is delta x by delta t. इसका भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड ही है। एवरेज स्पीड हो या एवरेज वेलोसिटी, दोनों का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड ही है। नाउ इस आइडिया को यूज करके, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का आइडिया यूज करके मैं ये न्यूमेरिकल करना चाहूंगा यूजिंग द डेटा गिवन इन द इलस्ट्रेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक, दैट इज इलस्ट्रेशन 3.1 इफ यू आर लुकिंग एट द टेक्स्ट बुक। कैन आई टेक द डेफिनेशंस ऑफ? ओके, बहुत बढ़िया डेफिनेशंस है एंड उसी को यूज करेंगे जब मैं इलस्ट्रेशन 3.1 करने जा रहा हूं। यहां पे मैं टाइम इंटरवल्स भी लगाऊंगा नए नए अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन इन द टेक्स्ट बुक। सो लेट अस सी व्हाट द डेटा इज। इट सेज दैट अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन से ओपी, मैं ये भी उड़ा देता हूं एरोस, जरूरत नहीं है अपने को। इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड्स, मैं यहां लिख रहा हूं ओ टू पी
in 18 seconds, then returns from P to Q in 6 seconds. P to Q in 6 seconds. Okay, हमेशा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान रखिएगा. What are the average velocity and average speed of the car in going from O to P? मैं पहला शॉट ले रहा हूं. एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है फ्रॉम O to P. ओके, एंड सेकेंडली फ्रॉम O to P एंड बैक टू Q. अच्छा, पहले वाले को पकड़ते हैं, फिर बाकी की बातें बाद में. O to P, भाई एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना जरूरी. तो पाथ लेंथ भाई हमको वहीं तक देखने का है, O से P गया. ओके, O से P तक कितना डिस्टेंस टोटल ट्रैवल किया? टोटल डिस्टेंस, isn't it OP? And isn't that 360 meter? Similarly, displacement B, final minus initial, change in position x2 minus x1. भाई x2 फाइनल पोजीशन. अच्छा सर आपने लिखा ही नहीं इनिशियल और फाइनल. अच्छा, ये इनिशियल है और ये फाइनल है. सो फाइनल का x कितना है? 360 और इनिशियल का x कितना है? 0. सो 360 माइनस 0 इज, एंड काम तो आसान हो गया भाई. एवरेज स्पीड भाई इतना नीचे नजर आ रहा है ना आपको? पाथ लेंथ ओवर टाइम टेकन. तो पाथ लेंथ कितना है भाई? पाथ लेंथ हमारा 360. एंड हाउ मच इज द टाइम टेकन? O से P तक का टाइम कितना है? 18. एंड 360 by 18, isn't it 20? So average speed is 20 meter per second. Lovely. And अब displacement की बारी. Average velocity, displacement upon time. भाई displacement भी रेडी है मेरे पास. कितना? 360. अगर सामान सारा रेडी हो आपका तो दिक्कत होती नहीं है. और टाइम कितना? 18. एंड क्योंकि आपने एक नोटिस किया, इस बार एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी बोथ हैव द सेम वैल्यू. द रीजन इज दैट द पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. कहीं रिटर्न टर्न नहीं मार रहा है, कुछ भी नहीं. O से P गया, मैटर इज क्लोज्ड. पर सेकंड केस में दे हैव आस्क्ड अस फ्रॉम O to P एंड बैक टू Q. O से P गया, P से Q आया. तो अब हमारे पैरामीटर्स चेंज होने की वजह से, कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? O से P एंड P टू Q, ये सेकंड फंडा है हमारा. एंड अब देखें आंसर सेम आएगा. क्या लगता है आंसर सेम आएगा या चेंज आएगा? दोनों आंसर में आंसर अलग होंगे, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के. लेट अस सी. नंबर 2, O to P एंड बैक टू Q. तो पहले पाथ लेंथ, पहले तो समझो. अच्छा ये भी उड़ा दूं, पैरामीटर हो गए चेंज. O से P जा रहा हूं, ओके, पर रुक नहीं रहा हूं. P से अब Q आ रहा हूं. क्यों आ रहा हूं पता नहीं, सरकार ने बोला आ रहा तो आ रहा. सो व्हाट इज माय टोटल डिस्टेंस ट्रैवल? टोटल डिस्टेंस, isn't it OP प्लस PQ? बिल्कुल बढ़िया. O से P कितना? 360. एंड P से Q कितना? हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये P से Q का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इट इज 360 माइनस 240 विच इज 120. एंड एज अ रिजल्ट 480 मीटर. ये हमारा पाथ लेंथ है. डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइनल माइनस इनिशियल. भाई सर आपने तो अभी तक फाइनल इनिशियल लिखा नहीं है. अच्छा भाई इनिशियल पॉइंट कौन सा है? O. ओके, एंड फाइनल पॉइंट कौन सा है? Q, है ना? O इनिशियल है, फाइनल कौन सा है? Q. ग्रेट. x2 इज फाइनल पोजीशन. भाई फाइनल Q है, उसका पोजीशन कितना है? 240. एंड x1 इनिशियल पोजीशन. इनिशियल कहां है? ओरिजिन. सो दिस इज 0. वाव. सो दिस इज 240. ग्रेट. और अब एवरेज स्पीड, भाई सबसे पहले फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इज किंग, आई ऑलवेज से दैट. सो दिस इज पाथ लेंथ
अपॉन टाइम टेकन। भाई पाथ लेंथ कितना 480 एंड टाइम टेकन भाई ओ से पी तक जाने का है 18 सेकेंड और पी से क्यू तक आने का है 6 सेकेंड। सो इजंट दिस 18 प्लस 6, 18 प्लस 6 इज 24, तो 480 बाय 24। अगेन मेरा आंसर 20 आया, which means that body is moving with constant speed. Great. Last time भी 20 था ना। And अब average velocity फॉर्मूला लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है 240, ओके। एंड टाइम, टाइम कितना था 18 प्लस 6, टाइम तो सेम ही है 240 बाय 24। डोंट यू अग्री इट इज 10 मीटर पर सेकेंड? इज दिस अग्रीएबल पीपल? आपने देखा अब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यूज चेंज हो गए, क्योंकि पार्टिकल भले जा तो स्ट्रेट लाइन में रहा है पर रिटर्न भी आ रहा है उसी लाइन पे, न जाने क्या क्या कर रहा है। इट इज नॉट मूविंग, आगे ही बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं है यहां से यहां तक गया फिर यहां से यहां आया यहां आएगा। सो व्हेनेवर वो टर्न मारेगा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। इज दिस एब्सोल्युटली अग्रीएबल? एनी इश्यू, एनी प्रॉब्लम्स? नो? शैल वी मूव ऑन? ओके। एंड अब इंस्टेंटेनियस करने से पहले मैं आपको पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ बता दूं। ये ग्राफ भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ कर रहे हैं हम। एंड लोगों को काफी ग्राफ से तकलीफ होती है क्योंकि वो लोग इसको इंटरप्रेट नहीं करना चाह रहे। they don't want to have the patience to interpret any graph, but I always make it a point कि ग्राफ को पहले समझो तो सही वो क्या कह रहा है। so this is position time, या जिसे हम xt ग्राफ्स कहते हैं। so let me show you a graph. इसमें time will be on the x axis, position will be on the y axis. Suppose this is x, this is t, this is the origin of course, and मैं एक ग्राफ दिखाता हूं आपको, anything this. Now how do you interpret this graph? Whenever you want to interpret a graph, give it a face, give it features. By face I mean give it values. For example time को वैल्यू दे दो 1 2 3 4 एंड ये जो पोजीशन है इसको लेट अस से 10 मीटर दे दो। So, and mark the points. So, सबसे पहले जब टाइम 0 था तो पोजीशन कहां पे है 10 मीटर। जब टाइम 1 सेकेंड है तब पोजीशन क्या है 10 मीटर। 2 सेकेंड पे पोजीशन 10 मीटर, 3 पे 10 मीटर, चौथे पे 10 मीटर। सो आपने देखा भले अलग अलग टाइम सिचुएशंस है, अलग अलग टाइम्स है, पर बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है विद टाइम। बॉडी पहले भी 10 मीटर पे था, अभी भी 10 मीटर पे है, आगे भी 10 मीटर पे है। सो दिस मीन्स द पोजीशन ऑफ द बॉडी इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, द बॉडी इज नॉट इन मोशन, द बॉडी इज एट रेस्ट। अगर मैं यहां खड़ा हूं, पहली सेकंड पे भी यहीं खड़ा हूं, दूसरी सेकंड पे भी यहीं खड़ा हूं, तीसरे पे भी यहीं खड़ा हूं, एम आई इन मोशन? नो, आई एम एट रेस्ट। सो दैट इज पोजीशन डजंट चेंज विद टाइम, बॉडी इज एट रेस्ट। सो इफ यू हैव अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ parallel to the time axis, it indicates that the body's position does not change with time, body is at rest. Second graph, अब आपको अंदाजा आ गया, अच्छा फेस देंगे तो बढ़िया मजा आएगा। जी बिल्कुल आएगा, तो आओ थोड़ा फेस दें इसको। जब भी कोई ग्राफ हो टेंशन नहीं लेने का, फेस दे देने का। मेरा कहने का मतलब फेस द ग्राफ। ओके, ऑलराइट, आई एम गोइंग टू फेस द ग्राफ बिकॉज ऐसे बैठे बैठे तो कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप कुछ आइडिया नहीं बनाओगे कि ये कहां है क्या कर रहा है,
तब तक आपको अंदाजा नहीं बैठेगा। लेट मी कॉल इट लाइक 4, 8, 12, 16 मीटर में है ये, और ये सेकंड्स में है। ओके, इंटरप्रेट। सर जब टाइम 0 था तब बॉडी भी 0 ओरिजिन पे था। 1 सेकंड पे वो 4 मीटर पे पहुंचा, 2 सेकंड पे वो 8 मीटर पे पहुंचा, 3 सेकंड पे 12 मीटर पे पहुंचा, और 4 सेकंड पे 16 मीटर पे पहुंचा। बहुत बढ़िया इंटरप्रिटेशन। सबसे पहला, क्या बॉडी के पोजीशन में चेंज आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। सो क्या इसका मतलब बॉडी मोशन में है? हाँ, बॉडी इज इन मोशन। पहला कंक्लूजन है मेरा। और अब मैं देखूंगा कि एक एक सेकंड में वो कितना ट्रैवल किया। भाई 0 से 1 सेकंड, कितना? ये 1 सेकंड है, तो पोजीशन में कितना बदलाव? 4 - 0 4। 1 से 2 अगेन 1 सेकंड, कितना पोजीशन में बदलाव? 4। 8 - 4, ये फिर से 1 सेकंड, फिर से 4। आपने देखा हर एक सेकंड में वो 4 मीटर कवर कर रहा है। सो बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि थोड़ा टाइम चेंज होगा आगे 3 से 4 तक तो 10 मीटर ट्रैवल कर लेगा ना, 3 से 4 में भी वो 4 मीटर ही ट्रैवल कर रहा है। सो बॉडी इज ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी। इसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। You know, whenever a body travels with constant speed or constant velocity, we call it uniform motion. And somebody tries to find out, sir, find out constant speed, उसकी स्पीड कितनी है या वेलोसिटी कितनी है? एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो स्पीड और वेलोसिटी सेम ही होंगे। तो उसके लिए क्या किया जाए? एवरीबॉडी नोस कि एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, x2 - x1। तो मैं किसी दो पॉइंट को ले लूं, सपोज इसको ले लूं, ये t1 है, इसको ले लूं, ये t2 है। अब t1 पे पोजीशन कितना बोलता हूं? x1। t2 पे पोजीशन कितना बोलता हूं? x2। एंड इन दो पॉइंट्स में लाल कलर की पेन यूज करके मैं मार्क कर दूंगा इस तरह। ओके, दिस मच इज x2 - x1 and this much is t2 minus t1. Do you understand this? This much time interval is t2 minus t1 and this much is x2 minus x1, and let me call this theta. So in the triangle सबसे पहले तो क्या आपको पता है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन क्या था? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, विच इज x2 minus x1 over t2 minus t1. But if you go to see in the triangle trigonometric identity, isn't tan theta x2 minus x1 over t2 minus t1? So in short, अगर ये सब ना करके आपको सिर्फ tan थीटा भी लेना है तो भी आपका काम हो जाएगा। You will be able to find the average velocity using simply tan theta. But याद रखिएगा, theta will be the angle made by the graph with the time axis. So average velocity is simply tan theta. अगर कोई तुमसे कहे कि मेरे पास एक ग्राफ है position versus time making an angle of 60 degree with the time axis, what is the average speed या average velocity? तो average velocity tan 60 √3 meter per second will be your answer. Is this absolutely acceptable, people? कोई शक? ओके, एंड ये दो ग्राफ हो गए। अब तीसरा भी इसके जैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। क्या है तीसरा ग्राफ? समवेयर अलोंग द सेम लाइंस। हाँ, थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें। ये ऐसा था, ये ऐसा है, बट
जो बंदा जानता है किस तरह उसको फेस देना है वो टेंशन नहीं लेता। ये फर्स्ट सेकंड, हमको पता नहीं जीरो पे कहां था, वी डोंट नो, डेटा नहीं मिला है। और ये 4 सेकंड, 4 सेकंड तक का ही ऑब्जर्वेशन है हमारा। ये 10 है, ये 8 है, ये 6 है, ये 4 है, लेटेस्ट है। भाई कैन यू सी, यू नो, इंटरप्रिटेशन से ही आधे दुख दूर हो जाते हैं। पहली सेकंड पे पार्टिकल 10 मीटर पे था, दूसरी सेकंड पे 8 मीटर पे आया, तीसरी सेकंड पे 6 और चौथी सेकंड पे 4। अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्सिस बनाऊं तो ये 10 है, फर्स्ट सेकंड पे यहां था, फिर ये 8 है, दूसरी सेकंड पे यहां आया, ये 6 है, तीसरी सेकंड पे यहां आया, और ये 4 है, चौथी सेकंड पे यहां आया। सो डोंट यू अग्री पार्टिकल यहां जा रहा है? If this graph shows particle is moving along the positive x direction, this graph shows particle is moving along the negative x direction. हाँ, बात अभी भी वही है, ये हर सेकंड में 2 मीटर ही कवर कर रहा है। So this is a graph of constant speed but towards the negative direction. So this graph इसी का उल्टा है ये। So this is a graph shows body moving with constant speed towards, या constant velocity towards the negative direction, and this will be constant velocity but towards the positive direction. इसका exactly उल्टा ये है, ये भी constant velocity, ये भी constant velocity, ये positive direction, ये negative direction, कोई भी direction हो सकता है, x या y whatever. So ये सारे graphs position versus time के हैं। Now let us go on to a very lovely idea called instantaneous speed, instantaneous velocity. भाई instantaneous, अब तक जो तुमने फाइंड किया वो एवरेज था, पर अब जो करने जा रहे हो, तुमको एवरेज जब बात करते हो ना तो इट इज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, उसमें बीच में क्या किया क्या नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। सो दैट इज एवरेज। बट अगर हमको इंस्टेंटेनियस चाहिए, इंस्टेंटेनियस मतलब एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, स्पीड और वेलोसिटी, हम मोशन में स्ट्रेट लाइन की बात करें तो इंटरस्पर्स हो जाती हैं टर्म्स, डजंट मेक अ वेरी बिग डिफरेंस। तो वी नो एवरेज वेलोसिटी between t equal to t1 and t equal to t2. Everybody knows this. Average velocity, you can write average v bar is delta x by delta t, which is x2 minus x1 over t2 minus t1. ये एवरेज है। अगर आपको इंस्टेंटेनियस चाहिए, मतलब एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन द जर्नी, तो वो तभी हासिल हो सकता है। मैं टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैंने नॉर्मल थियरी लेक्चर्स में ये सब बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन कंसेप्ट। तो सपोज ये इनिशियल था, ये फाइनल था, इन दोनों के बीच का है अपना एवरेज वेलोसिटी। पर जब भी आपको कोई एक पॉइंट पे फाइंड करना हो तो हम क्या करते जाएंगे, हम टाइम इंटरवल छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, इतना छोटा कर देंगे इट विल बी नियरली इक्वल टू जीरो बट नॉट जीरो। सो in order to find the instantaneous velocity at any time t, we compress the time interval. As I said, I'm not going into technical details. मैंने normal lecture में इसका बहुत सारा examples भी लिया है, वो आप देख सकते हैं। We compress the time interval and make it very small, nearly equal to zero but not zero. याद रखें, this is called taking limit delta t time interval tending to zero. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तभी मिलेगी जब हम टाइम इंटरवल को छोटा करते जाएंगे, नियरली इक्वल टू जीरो तक लगाते जाएंगे, और उसको किस पे लगाएंगे, एवरेज वेलोसिटी। भाई याद रखिएगा, इंस्टेंटेनियस में ये एवरेज का ब्रैकेट नहीं आता, सो वो ब्रैकेट उड़ जाता है। वी इंस्टेंटेनियस स्पीड इज लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो
ऑफ एवरेज स्पीड, एंड एवरेज स्पीड तो जानता ही हूं ना मैं, एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। जब भी लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो इस पे पड़ता है, डेल्टा का हो जाता है डी, सो योर इक्वेशन बिकम्स v is dx by dt। लेडीज एंड जेंटलमैन, पहली बार लाइफ में डिफरेंशिएशन का टर्म्स देखा था। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ वी सॉ अ डिफरेंशिएशन टर्म, पहली बार डिफरेंशिएशन का फंडा हाथ में आया था। सो इसको देख के ये पता चलता है कि जब हम x पोजीशन को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, वी ऑब्टेन वेलोसिटी। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग पोजीशन x with respect to WRT, मतलब with respect to time, we get velocity। यू नो, बार बार इंस्टेंटेनियस बोलते नहीं हम सिर्फ वेलोसिटी बोलते हैं। सो x को डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वी गेट वेलोसिटी। और जब ये किया था, 3 रूल्स के साथ हमारा पाला पड़ा था, और इतने बढ़िया रूल्स थे, हमने उनको बहुत अच्छी तरह देखा। द फर्स्ट रूल, d by dx of x raised to n, anybody? n into x raised to n minus 1. The second, d by dx of x is 1. And thirdly, d by dx of constant will be 0. ये 3 रूल ने बदल दी थी, एब्सोल्युटली बदल दी थी हमारी दुनिया। d by dx, it can also be d by dt of t raised to n, same idea। d by dx of x raised to n is n into x raised to n minus 1. d by dx of x या d by dt of t will be 1, and d by dx of constant is going to be 0. इस चीज को जब हमने यूज किया तो और मजा आया। Can I take this much off now? Can I do that? Okay? कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, डिफरेंशिएशन के कुछ आइडियाज को उठाते हैं, किस तरह होता है वो देख लेते हैं। आज के दिन में एटलीस्ट एक्सीलरेशन तक खत्म करने की सोच रहा हूं, एटलीस्ट आधा चैप्टर हो जाए हमारा, फिर काइनेमैटिक इक्वेशंस ही बचेंगे तो वो कर लेंगे। सो एग्जाम्पल्स, सबसे पहला d by dx of x raised to 4। भाई मैंने फॉर्मूला भी उड़ा दिया, बहुत बुरा किया, बट फॉर्मूला बोलूंगा, बोलता रहूंगा। d by dx of x raised to n will be n into x raised to n minus 1। यहां n की जगह कौन है? 4। तो isn't this 4 into x raised to 4 minus 1? n की जगह कौन है? 4। तो n into x raised to n minus 1, n की जगह लगा डाला 4, एकदम सिंपल। So this becomes 4x cube. Secondly, d by dt of t। अरे सर d by dt of t तो हम जानते ही हैं 1, क्या बात है। तीसरा, d by dx of 5। अगर आप d by dx of 5 सोच रहे हो, अब 5 के साथ x की कोई टर्म नहीं है, 5 अकेला है, so it is a constant। So d by dx of constant क्या था? 0। So d by dx of 5 is 0। पर अब तुम 5 के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब 5 अकेला नहीं है ब्रैकेट में, वो x स्क्वायर के साथ आया है। एंड क्योंकि डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट हो रहा है? x, और x है अंदर, इसका मतलब है आप 5 को तुरंत 0 नहीं कर सकते, 5 को आपको बाहर बिठाना पड़ेगा। हम ये कहते हैं 5 को इज्जत से बाहर बिठाया जाए, d by dx of x स्क्वायर। यहां ये आप इसलिए कर पाए क्योंकि 5 x के साथ आया था, यहां 5 अकेला आया था, अकेला आया, हम इसको बाहर बिठाएंगे तो अंदर बैठेगा कौन? कुछ नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो यहां अंदर d by dx of x स्क्वायर है ना, ग्रेट। तो अब 5 बाहर तो है ही, d by dx of x raised to n is n into x raised to n minus 1. And how much is 2 minus 1? I don't think anyone requires to do that. This is x. So your answer is 10x.
एक और एग्जाम्पल जिसमें अब मल्टीपल टर्म्स आएंगी. आई हैव गॉट अ मल्टीपल टर्म आइडिया. डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब. ओ माई गॉड, मल्टीपल टर्म्स. तो अंदर दो टर्म्स है, एक है 2x स्क्वायर, दूसरा है 5x क्यूब. बीच में प्लस या माइनस हो सकता है, यहां माइनस है, डजेंट मैटर. भाई सबसे पहला हम अंदर जब घुसते हैं ना, सबसे पहले बंटवारा करते हैं. दिस कॉल्ड बंटवारा. सो माय फर्स्ट इक्वेशन वुड बी डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर माइनस, you can also call it opening brackets, doesn't make any difference. So d by dx of 2x square minus d by dx of 5x cube. अब इंडिविजुअल, यहां पे 2 कांस्टेंट है, बाहर निकालो. अंदर कौन है? x स्क्वायर माइनस, अब यहां 5 कांस्टेंट है, बाहर निकालो. d by dx क्या? x क्यूब. एंड नाउ इट हैज बिकम एज इजी एज एनीथिंग. d by dx of x raised to n, तो n into x raised to n minus 1 minus 5 d by dx x cube x raised to n into x raised to n minus 1. सिंगल पॉइंट आइडिया. ये 2 minus 1 कितना? 1. 3 minus 1 कितना? 2. And there is your answer. 4x minus 15. कोई शक? अब एक वो वाला लेता हूं, d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स रेज टू 6. इसमें कहीं भी ऐसा नहीं किया था. अब इसका क्या करें श्रीमान? भाई सबसे पहले कैन आई राइट 1 बाय एक्स रेज टू 6 एज एक्स रेज टू माइनस 6? कैन आई डू दैट? थैंक यू. एंड अब ये -6 को बिल्कुल n की तरह ही ट्रीट करेंगे. d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू n. सिंपल. n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1. जरा भी चेंज नहीं. -6 को n ट्रीट कर रहा हूं तो n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1. सो दिस बिकम्स x रेज टू -7. एंड ये रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है. x raised to -7 will be written as 1 upon x raised to 7. So this is -6 upon x raised to. Is this absolutely acceptable? अच्छा, ये वाला मेरे को करके बताएगा कोई? इसमें मैं क्या कर सकता हूं? Yes, somebody can give me a breakthrough. किस तरह शुरू करूं इसको? This is d by dt of 2 by 5t cube. You agree 2 by 5 is constant, can come out? And d by dt of 1 by t cube, what do I write it as? Very well, very well. So, हमेशा उसको नॉर्मल फॉर्म में लेना जरूरी है. d by dt of t raised to -3. And isn't this like d by dt of t raised to n? So this becomes n into t raised to n minus 1. And -3 minus 1 is -4. जब मैं नीचे उतारूंगा तो t raised to 4 हो जाएगा. And 2 into -3 is -6. -6 by 5 t raised to 4. इतना नीचे नजर आ रहा है आपको? आ रहा है ना? Is this absolutely agreeable? कोई शक? ओके, अब चलते हैं एक्सीलरेशन पे. अच्छा, velocity was displacement upon time. If velocity also changes with time, we say that the body is under acceleration. तो जब आप स्कूटर का हैंडल उसके कान हटते हो, स्पीड बढ़ती है. दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. सो वी डिफाइन इट एज द टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. पे उसके लिए वेलोसिटी चेंज होना जरूरी है, नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं होगा. द टाइम रेट, जब भी टाइम रेट लिखता हूं मतलब अपॉन टाइम आ जाता है. टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी
इज एक्सेलरेशन. सो सपोज कीजिए कोई बॉडी है जिसका एट टाइम t इक्वल टू t1 वेलोसिटी v1 है एंड एट टाइम t इक्वल टू t2 स्पीड चेंज होके वेलोसिटी चेंज होके v2 हो जाती है. तो हाउ आर वी गोइंग टू डिफाइन एवरेज एक्सेलरेशन? एवरेज एक्सेलरेशन, change in velocity upon time taken. Definition is perfect. Change in velocity is final velocity minus initial velocity. हमेशा change final minus initial ही होता है v2 minus v1 over t2 minus t1. Anybody? v2 minus v1 क्या हो जाएगा? डेल्टा v and t2 minus t1 डेल्टा t. And we are very well aware कि अगर आपको एवरेज से इंस्टेंटेनियस बनाना है तो यू हैव टू टेक लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो. सो टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो वी गेट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एज लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो. भाई ये लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो जो है वो किस पे लगाना होता है? एवरेज एक्सेलरेशन पे. एंड जैसे ये इस पे लगा डेल्टा क्या हो गया? डी. सो ए इज dv बाय dt. वाह, यहीं पे मैं लिख देता हूं v इज dx बाय dt. ये हमारा पीछे का आइडिया था और इसको देख के हमने देखा कि अगर पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपको मिलती है वेलोसिटी. वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपको मिलता है एक्सीलरेशन. तो पोजीशन अगर तुम्हारे पास हो और उसको दो बार डिफरेंशिएट करो तो तुमको एक्सीलरेशन मिलता है. सो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्सीलरेशन मिल जाएगा. ऑलराइट. एंड सबसे इंपॉर्टेंट है अगर तुम्हारे पास कोई वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हो तो उसका भी स्लोप फाइंड करोगे तो एक्सीलरेशन मिल सकता है. तो स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ गिव्स एवरेज वेलोसिटी एंड स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ गिव्स एवरेज acceleration. These are conceptual things which you need to remember. Alright? तो एक इक्वेशन लाया हूं. Position of a body is given by this position which is changing with time. X is equal to 2t cube plus 5t square minus 7t. दो चीजें करनी है. You need to find the equations for velocity and acceleration. And secondly, you need to find the values of velocity and acceleration at t equal to 1 second. Let's see how we can do this. So first thing, by velocity के लिए differentiate x with respect to t. तो v is dx by dt. And अब x की जगह ये पूरे इक्वेशन को पुट अप किया जाए 2t क्यूब प्लस 5t स्क्वायर माइनस 7t. बंटवारा किया जा सकता है एंड जैसे ही बंटवारा होगा सारी टर्म्स अलग अलग हो जाएंगी. एंड अब मैं कांस्टेंट्स को बाहर ला रहा हूं. सो 2 डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब प्लस 5 डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस 7 डी बाई डी टी ऑफ टी. हाउ मच इज डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब? 3 इंटू टी रेज टू 3 माइनस 1. सो दैट इज 3t स्क्वायर. d by dt t square 2 into t raised to 2 minus 1 that's 2t and d by dt of t is 1. So आपका velocity का इक्वेशन बढ़िया आ चुका 6t square plus 10t minus 7. I'll write it in blue. ये हो गया पहला काम, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी. अब आपको एक्सीलरेशन चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 with respect to time and you know acceleration is dv by dt.
v की जगह ये पूरा मैं बंटवारा कर ही देता हूं, क्योंकि पहली बार हमने सब कुछ बंटवारा का फंडा पूरा किया था। यहां पे अब थोड़ा सा तेजी पकड़ लेते हैं, 10t, ज्यादा तेजी भी मत पकड़ लेना। 6 आ गया बाहर, d बाई डी टी टी स्क्वायर इज हाउ मच, 2t। 10 आ गया बाहर यहां से, d बाई डी टी ऑफ t इज 1 एंड d बाई डी टी ऑफ 7 बाहर कुछ लेने का ही नहीं, कांस्टेंट है 0। सो व्हाट डज योर एक्सेलरेशन का इक्वेशन बिकम, 12t प्लस 10। वेरी वेल। क्या इससे हमारा काम खत्म होता है? नहीं, पहला इक्वेशन खत्म होता है, दूसरा क्वेश्चन चालू है। t इक्वल टू 1 सेकेंड पुट करना है और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यूज लानी है। पुट t इक्वल टू 1 सेकेंड इन 2 and 3। सो वेलोसिटी 6 इंटू, भाई t की जगह पे 1 पुट करना है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7। 1 का स्क्वायर इज हाउ मच, 1, 6, 10 ones are 10 minus 7, 10 plus 6 is 16, 16 minus 7 is, वाओ, मैं अज्यूम कर रहा हूं सब मीटर और सेकंड में ही है, नहीं तो 9 यूनिट्स भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेलरेशन इज, अब यहां पे t को 1 डालना है, वाह क्या बात। तो एक्सेलरेशन इज 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, कभी कभार ये भी हो जाता है कि वो आपसे एवरेज वेलोसिटी या एवरेज एक्सेलरेशन भी पूछ लेते हैं। तो अगर एवरेज वेलोसिटी पूछे तो दिस विल बी x2 माइनस x1 ओवर t2 माइनस t1। याद रखिएगा, एवरेज विल ऑलवेज बी बिटवीन या फ्रॉम 0 to 1 सेकेंड या 0 to 2 सेकेंड। तो t1 विल बी 0, तो 0 जो भी हो उसकी वैल्यू पहले रख के x1 फाइंड किया जाए, फिर t2 इक्वल टू 2 सेकेंड हो तो वो 2 सेकेंड यहां पे रख के x2 फाइंड किया जाए, उन दोनों को माइनस करें अपॉन t2 माइनस t1, आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। हो सकता है एवरेज एक्सेलरेशन पूछे, बी वेरी माइंडफुल कि क्या पूछा है। एवरेज एक्सेलरेशन पूछा हो तो t1 और t2 की वैल्यूज v की इक्वेशन में डाल के v1 और v2 फाइंड करें और फिर उसको यहां सब्स्टिट्यूट करके एवरेज एक्सेलरेशन निकाल लें। ऑलराइट, सो दिस वाज द आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। नेक्स्ट लेक्चर में काइनेमैटिक इक्वेशंस करेंगे फास्ट ट्रैक में। सो सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर, इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड इसको देख लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ लवली डे, बाय बाय।